चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम में एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। सोलर सिस्टम को ओरिजिन में देखे हैं तो ओरिजिन में मेनली जो है कि 3 टाइप्स की थ्योरी आती हैं। पहला जो है कि ड्यूल जो है कि स्टार थ्योरी। ड्यूल स्टार थ्योरी में भी 2 स्टार थ्योरी हैं, फ्लॉप है, कोई मतलब नहीं है, बस उनका नाम और प्रोपाउंडर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नहीं सॉरी, पहले मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी में 2 हैं। उसके बाद ड्यूल स्टार थ्योरी। ड्यूल स्टार थ्योरी में भी 2 थ्योरियां हैं। दो वैसे थ्योरी तो देखा जाए बहुत है, 10-12 थ्योरी है, लेकिन 2-3 थ्योरी से ज्यादा कोई डिस्कस मतलब करने का कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी वो एक्चुअली वो ज्यादा वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ दिए तो छोड़ दिए। आगे उसके बाद देखते हैं डबल स्टार थ्योरी, 2 तारा सिद्धांत। 2 तारा सिद्धांत में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को बस। 2 तारा सिद्धांत में क्या है कि यहां पे कहा यह गया है कि 2 तारे थे, पहले 2 तारे थे। पहला जो है कि तारा आपका एक सन था, जो अभी भी सन है, और दूसरा एक सेकेंड स्टार था। सेकेंड जो है कि स्टार था, यहां पे ये बोला गया है। और इस कंडीशन में कहा यह गया है कि एक तीसरा स्टार था, थर्ड स्टार, तीसरा स्टार, ये मूव करते हुए आता है और इसे हिट करता है। हिट करने के बाद क्या होता है, ये पूरा जो है कि स्टार ब्लास्ट कर जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। बटने के बाद जो है कि इसी से छोटे छोटे ग्रह जो है कि यहां पे निकल जाते हैं। और ये जो आपके प्लेनेट्स बनते हैं, ये एक्चुअली कोशिश ये करते हैं, ट्राई ये करते हैं कि इस स्टार के साथ ही क्या है, मूव कर जाए, लेकिन ये मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टार की जो स्पीड होती है बहुत ही हाईएस्ट होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसके स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं। मैच नहीं कर पाने की स्थिति में क्या होता है कि ये सारे प्लेनेट्स आके सन के ग्रेविटेशनल जोन में फंस जाते हैं, और सन के ग्रेविटेशनल जोन में फंस जाने के बाद यहीं पे मूव करने लगते हैं, और इस तरीके से जो है कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, सुपरनोवा हाइपोथेसिस। सुपरनोवा हाइपोथेसिस न्यूटन नाम के जो है कि व्यक्ति ने इसे दिया था, और यही वैलिड जो है कि है। तो ये कभी आपसे पूछेगा तो सिर्फ आपको शॉर्ट जो है कि में पूछेगा। शॉर्ट में इट मींस कि मान लीजिए कि स्टेट सिविल सर्विस में पूछा तो 50 वर्ड में पूछेगा, और यूपीएससी वगैरह में तो अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, या 20 वर्ड में पूछेगा, इससे ज्यादा ये नहीं पूछने वाला। बस ये डायग्राम याद रखिए, बाकी अब वहां देखा जाएगा कहीं तो फिर डिटेल में इसे देख लिया जाएगा। अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सन से, वो स्टार्ट करना है सन से, सूर्य। सूर्य के बारे में फटाफट बताइए, जो भी जानते हो सब बताओ, बताइए। सन के बारे में जितना जानते हैं सब बता डालिए। चलिए लिखिए सन, सन के बारे में 2-4 पॉइंट पहले लिखिए, फिर जहां पे समझने वाली आएगी ना बात आएगा वहां पे देखा जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। अच्छा ठीक है, आयतन। 13 लाख टाइम मोर देन द अर्थ। पृथ्वी से 13 गुना ज्यादा, पृथ्वी से 13 गुना ज्यादा, 13 गुना ज्यादा। मास, मास बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान 3,32,000 टाइम मोर देन द अर्थ। पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज्यादा। डायामीटर बोले तो व्यास, व्यास अप्रॉक्स 40 लाख, अप्रॉक्स 40 लाख, लगभग जो है कि 14 लाख, हाँ किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर। 109 टाइम्स मोर देन द अर्थ। पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है, 109 गुना ज्यादा।
पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा। नेक्स्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण 28 टाइम्स मोर देन द अर्थ, मोर देन द अर्थ, पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा, पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा। एनर्जी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन 10 to the power 26 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, 10 के घाते 26 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी घनत्व, घनत्व 20 टाइम्स मोर देन द अर्थ, 20 टाइम्स मोर देन द अर्थ, पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा, पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा। कितना है तो अप्रॉक्स जो देखा जाना, अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर, 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मान लीजिए कि अगर 1 सेंटीमीटर का कोई बॉक्स है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें अगर हम सूर्य का जो मटेरियल है जिससे सूर्य बना हुआ है उसको अगर फुलफिल कर देते हैं तो उसका वेट होगा कितना, 100 ग्राम। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें कि टोटल जो है कि एज, टोटल एज कितनी है सन की, टोटल एज, टोटल एज अप्रॉक्स जो है कि आपके 10 बिलियन ईयर, टोटल एज, ये कंप्लीट एज है, कुल आयु है, कुल आयु। करेंट एज, करेंट एज देखें तो सन की करेंट एज क्या है, 5 बिलियन ईयर, करेंट एज 5 बिलियन ईयर, बिलियन, बिलियन 5 बिलियन, 5 बिलियन ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रॉक्स जो सन है ना, सन अपनी आधी लाइफ क्या है, जी चुका है, और आधी लाइफ बची हुई है, बची हुई है, आधी नहीं बची हुई है। ये यूं समझिए कि 3 या 4 बिलियन, 4 बिलियन के आसपास जैसे ही स्पेंड जो है कि इसकी लाइफ गई, और तो 1 बिलियन का कोई मतलब नहीं है, बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में तो फिर घर के लड़के जो है टांग पकड़ पकड़ के जो है खींचते हैं, है ना। कहां बनेगा दूसरा सूर्य? हाँ हाँ, तो ये डार्क मैटर थोड़ी बनेगा, ये नहीं, ये एक्चुअली बनेगा क्या, ये एक्चुअली आप बताओ क्या बनेगा? 2 बनता है एटलीस्ट जो है कि 2, उसमें हमने देखा था, आपको मैंने एक वैल्यू दिया था 1.44 जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है ब्लैक होल थ्योरी, इसी को बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ थ्योरी, इसी को बोला जाता है सुपरनोवा थ्योरी, सब इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो अब बताइए कि सन की जब डेथ होगी तो वो क्या बनेगा? ये 1.44 मास ऑफ द सन है, अगर इससे कम होता है ना, इससे कम होता है तो आपका बनता है व्हाइट डॉर्फ। क्या बनेगा? व्हाइट डॉर्फ बनेगा। अगर इससे ज्यादा है तो ज्यादा के कंडीशन में सुपरनोवा बनता है, सुपरनोवा का फॉर्मेशन होता है। तो अभी क्या बनेगा, यानी कि जब सूर्य की डेथ होगी तो क्या बनेगा? हाँ, तो बनेगा क्या ये बताओ? क्या ब्लैक होल कैसे बनेगा?
ये क्या बोल रहा है, 1.44 मोर देन द मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य का जो वेट है ना, मास है, उससे 1.5 गुना ज्यादा जब कोई स्टार होगा तब बनेगा सुपरनोवा। ये तो 1.5 गुना से कम है। सन का वेट, अब जैसे कहा जाए, क्या बोला जाए, आपसे बोला जाए कि अगर आपकी हाइट 8 फीट होती तो आपका जो सर जो है कि टच हो जाता, या 10 फीट होती या 12 फीट होती तो आपका सर टच हो जाता किस रूप से, है ना, होता तब ना। लेकिन आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट, या हमारी 6.5 फीट या 6 फीट, टच होगा, नहीं होगा। तो ये तो वेट कम है ना, मास, ये तो 1.5 गुना बोला जा रहा है। 1.5 गुना से मास जो है कि सन का क्या है, कम है। तो कम है तो किस में कन्वर्ट होगा, व्हाइट ड्वार्फ में। हाँ, ये अभी तक क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, इस तरीके का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन आपसे ये प्री में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि सूर्य से संबंधित निम्नलिखित जो है कि स्टेटमेंट पे आप कंसीडर कीजिए, इसको देखिए, एक दो जो है कि आपको जो है कि यहां पे दे दे इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट, और पूछे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सूर्य की जब डेथ होगी तो क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या क्या देख लिए, क्या क्या देखे, एज देख लिए, करंट एज देख लिए, ओके। और यानी कि अब रिमेनिंग एज कितनी है, अप्रॉक्स 5 बिलियन, 5 बिलियन के आसपास अभी लाइफ जो है कि बची हुई है, किसकी, सन की लाइफ बची हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइट ईयर, नहीं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य का या सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना। देखिए अभी पीसीएस वगैरह में देखा जाए ना, स्टेट पीसीएस में, उत्तराखंड वगैरह में आपसे सूर्य से मेंस में प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन सूर्य के से रिलेटेड जो है कि मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य की बनावट या स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए आप। तो पीसीएस मेंस में पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, प्री में पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसकी यूटिलिटी क्या है आपको पता है, अब उसी अकॉर्डिंग इसे हमें पढ़ना है ना। अब ओवरऑल देखते हैं, तो जो सन है, सन में जो इनर लेयर देखते हैं, तो इनर लेयर एक्चुअली 3 लेयर पाई जाती है, कितनी लेयर, 3। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, यह है आपका हमारा सन, और क्या, इसको चाहे तो आप पिज्जा मान सकते हैं, बड़ा वाला, अरे जो बिग साइज का आता है, लार्ज साइज का, है ना। इस पिज्जे में से एक पार्ट इसका निकाल लीजिए, स्लाइस, ठीक है। अब इसी को देखना है हमें, इसके 3 लेयर होते हैं, इसके 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर, ठीक है। इसे बोलते हैं कोर, इसे बोलते हैं रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, इसे बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, इसे कहते हैं हिंदी में विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, इसे कहते हैं संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, ठीक है। अब यहां पे अगर तापमान की बात करें,
तो सर्वाधिक तापमान होता है कोर का। इसका क्या होता है? सबसे ज्यादा तापमान होता है, मैक्सिमम तापमान होता है इसी का, कोर का। यहां पे देखेंगे ना, यहां पे रेडिएटिव जोन नाम सुन के क्या फील आ रहा है? रेडिएशंस। यहां पे जो है कि जितने भी रेडिएशन वाली वेव्स हैं, यहीं पे जो है कि उनका जन्म होता है। जैसे कौन कौन सी हैं, कुछ बताइए, नाम बताइए कुछ। हाँ, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इसके बाद देखें फोटॉन रेज के बाद देखें एक्स रेज। अब यहां से एक क्वेश्चन बताओ, कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो, सूर्य पे बहुत देर तक रह लिए, यहां से आते हैं थोड़ा सा पृथ्वी पे। और अब बताइए, पृथ्वी पे जो धूप हमें दिख रही है अभी के टाइम में, जो सनलाइट दिख रही है, सनलाइट इसमें से कौन सी वेव होती है, कौन सी रेज है? हाँ, अब यहां पे तो आपको पता हो रहा है, ये देख के ऑप्शन पता चल जा रहा है कि यहां पे भाई ये तो आएगी नहीं। क्यों अर्थ पे नहीं आएगी ये? यूवी रेज क्यों नहीं आएगी? हाँ, क्योंकि ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन लेयर, यहां पे O3 लेयर जो है, ओजोन लेयर जो है कि अर्थ के लिए फिल्टर का वर्क करती है, या कह लीजिए कि आप कवर का वर्क करती है, गार्ड का वर्क करती है। और जो यूवी रेज है, यूवी रेज को जो है कि फिल्टर करके रिटर्न जो है कि वापस जो है कि स्पेस में छोड़ देती है, भेज देती है। और यहां पे वनली जो है कि फोटॉन रेज आती है, वनली फोटॉन रेज। अर्थ सरफेस पे कौन सी रेज आती है? वनली फोटॉन रेज। याद रखिएगा कि पृथ्वी के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ फोटॉन रेज आती है, एक्स रेज नहीं आती है। एक्स रेज पृथ्वी पे नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? अब बताओ जरा, क्यों नहीं पहुंचती है? एक्स रेज का जो रेंज है ना, वो बहुत कम होता है। वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अरे दिमाग लगा, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हम पढ़ें, है ना। आप लोग कभी ना कभी जो एक्सरे मशीन देखा होगा, एक्सरे कैसे होता है ये भी देखा होगा। कभी ना कभी लाइफ में तो ऐसा टाइम आया होगा कि एक बार जरूर देखा होगा। आया है ना? नहीं आया है किसी के लाइफ? किसके लाइफ में नहीं आया? हैंड्स अप करो। अरे हाथ करो जिसने एक्सरे जो है कि निकालते हुए नहीं देखा है। अरे सब देखे हैं। किसने किसने देखा है? वो हाथ खड़े। सब देखे, आपको छोड़ के सब देखे। उसमें एक्सरे जब देखेंगे ना, तो एक्सरे करने वाला जो टेक्नीशियन होता है, वो हमेशा जब एक्सरे निकालता है ना, तो मशीन को, जो मशीन है वो हमेशा आपके पास लेके चला आता है, पास, दूर से नहीं लेता है। अब समझिए कि एक्सरे निकालना है और 10 फीट की डिस्टेंस से अगर हम एक्सरे नहीं निकाल सकते हैं बॉडी का, तो सूर्य तो हमसे बहुत ज्यादा जो है कि दूर है। अब इतने डिस्टेंस तक एक्सरे कैसे जो है कि ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, पॉसिबल नहीं है। तो एक्सरे क्या होती है? स्पेस में ही खो जाती है, अर्थ तक नहीं आती। इसको क्या करता है? ओजोन फिल्टर कर देता है। बची कौन? फोटॉन रेज। फोटॉन रेज ही क्या होती है? फोटॉन रेज आपके अर्थ सरफेस को हिट करती है, या अर्थ सरफेस पे जो भी हम सनलाइटिंग देखते हैं, वो किसका एग्जांपल है? फोटॉन रेज का। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे बहुत सारे हाइड्रोजन के सेल बनते हैं, सेल्स। अब ये हाइड्रोजन कहां से आया? तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब बिग बैंग इवेंट हुआ था, बिग बैंग इवेंट किससे रिलेटेड है? हाँ, यूनिवर्स के फॉर्मेशन से। और सबसे जो है कि वैलिड थ्योरी है,
सबसे वैलिड थ्योरी, वही एक्सप्लेन करती है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो वहां पे पहली गैस जो बनी थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, साइंस बैकग्राउंड से जो लोग आप लोग होंगे, या फिर कम से कम 10th तक तो पढ़े ही होंगे साइंस। तो वहां पे पीरियोडिक टेबल का जब नाम आता है तो वहां पे सबसे पहले बताया जाता है कि पहली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। दूसरी गैस हीलियम, ठीक है। तो सेम यहां पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया? हीलियम बना। हीलियम और हीलियम मिला तो कार्बन, क्या बना? कार्बन। और कार्बन मिला तो आयरन, लोहा। इसी से सब बना है। सारा जो ही करामात किसका है? हाइड्रोजन का है। कभी कभी कई सारे बुक्स वगैरह में देखेंगे ना आप, बुक्स वगैरह में बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, वहां पे जब यूनिवर्स को जब दिखाया जाता है ना, तो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कुछ जो है कि सेल के माफिक होता है, बिल्कुल सेल की तरह। सेल, एक जो हमारे बॉडी में सेल है ना, कोशिका, उसी तरीके से जो है दिखाया जाता है। कई जगह जो है कि बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पूरे जो है कि यूनिवर्स को एक वन सेल मान लिया जाए, एक सेल मान लिया जाए, बहुत चीजें हम मान लेते हैं, किस में, किस सब्जेक्ट में? अरे नहीं, ज्योग्राफी वाले कम है क्या? हम भी मान लेते हैं। अब जितने इसमें हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस परिकल्पना है, तो बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं जो मान ली गई हैं, जो है नहीं, एक्चुअली क्या की गई है? मान ली गई है। तो अगर मान लेते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यूनिवर्स किसी जो है कि एक लिविंग बीइंग का ओनली सेल है। क्या है? सेल है। तो अब जरा इमेजिन करो एक बार, जो यूनिवर्स जिस व्यक्ति का एक सेल होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा? कैसा होगा पर्सन? इमेजिन करके जरा बताओ मुझे, कैसा होगा? कितना विशालकाय होगा? चलो अब इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, है ना। अगर बेसिकली देखा जाए ना, बेसिकली देखेंगे आप, तो प्रेगनेंसी टाइम से देखा जाए तो ओनली एक जो है कि होता है, एक बिल्कुल छोटा सा, उसी से जो है कि पूरा जो है कि एम्ब्रियो बनता है, उसी से ह्यूमन बीइंग बनता है, उसी से फिर क्या होता है, उसकी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे देखा जाए ना, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे आप हर एक चीज को तोड़ सकते हैं। अगर मैटर में जाएंगे तो मैटर में जो मॉलिक्यूल है, जो आपके जो है कि एटम्स है, उसमें जो है कि क्या है? 3 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो पाया कहां जाता है? नाभिक में। और वहां पे भी जो है कि एक छोटा सा जो है कि नाभिक है, और उसी के चारों तरफ मूव करते रहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं लगता है कि ये सोलर सिस्टम जैसा कुछ सिस्टम है? कि एक्चुअली जब गौर से थोड़ा सा फिलॉसफी के एंगल से देखा जाए ना, फिलॉसफी के एंगल से देखा जाए, तो सब कुछ क्या है? एक ही जैसा, एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे बॉडी में तो जो सेल्स हैं ना, हम अपनी बात कर लेते हैं, जो सेल्स हैं, वो सेल्स का क्या होता है? जन्म होता है, और उसी सेल्स की जो है कि क्या होती है? डेथ भी होती है। बस ये फर्क है कि उस सेल की लाइफ क्या है? छोटा है। और छोटा है तो हमें पता नहीं चलता है बहुत ज्यादा। आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी याददाश्त, याद करने की क्षमता, मेमोरी, पढ़ते हो भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? इसके कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि आपका कितना कॉन्सेंट्रेट हो पढ़ते टाइम। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो क्लास में, ध्यान आ रहा है कि मम्मी को आज बोल कर आए थे कि अच्छा वाला जो है ना, टेस्टी वाला छोले बनाना, हम आएंगे तो खाएंगे। ध्यान वहां पे, अच्छा मम्मी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। तो जो कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो वो चीजें याद नहीं होगी। थोड़ा सा साइंटिफिक इसका रीजन देखा जाए, मेमोरी से संबंधित साइंटिफिक रीजन,
तो अप्रोक्स कहा यह जाता है कि डेली जो है ना, डेली आपके माइंड में अप्रोक्स 10,000 जो है कि न्यूरॉन सेल्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूरॉन सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन। कितने? 10,000। और एक न्यूरॉन सेल जो है ना, एक न्यूरॉन सेल की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो होती है 8 GB। कितनी होती है? 8 GB। अब बताओ, क्या लग रहा है? हम अपने लाइफ में ना अपने माइंड का 1% भी नहीं यूज कर पाते हैं। और जितना जो है कि फॉर्मेशन होता है ना न्यूरॉन सेल का, अप्रोक्स उतना ही जो है कि डेथ होती है पर डे। अब इसमें आपकी मेमोरी कैसे बढ़ सकती है? दो कंडीशन है, या तो जो फॉर्मेशन है न्यूरॉन सेल का उसका रेशियो क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए, या फिर जो डेथ रेशियो है न्यूरॉन सेल का वो क्या हो? डिक्रीज कर जाए, कम कर जाए। अब इसके दो तरीके हैं, यहां से दो तरीके निकल के आते हैं। कौन कौन से? एक तो तरीका निकल के आता है आपका खाने पीने का, फूड सप्लीमेंट कितना अच्छा ले रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं बादाम खाओ, बादाम अखरोट वो आता है, उससे दिमाग बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ठोकर खाओ, बादाम खाने से अच्छा है, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा दिमाग। और बात सही है, ठोकर खाने से ज्यादा दिमाग बढ़ता है। और जो महान लोग हैं वो दिन में 4 बार आपको बताएंगे, अरे फालतू का टाइम पास कर रहे हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, है ना। मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह कर लीजिए, तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? और जो धार्मिक लोग वाले हैं वो लोग कहते हैं कि आप क्या कीजिए? राम का या ओम का क्या कीजिए? जाप कीजिए। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही जब ओम का हम जॉब करते हैं, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो जाके न्यूरॉन सेल्स को जब हिट करता है, तो वो एक यूं समझिए कि न्यूरॉन सेल के लिए वो जिम की तरह है। न्यूरॉन सेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कि बढ़ जाती है, यानी कि लाइफ बढ़ जाती है उनकी, वो स्ट्रांग होती है, और उनकी जो डेथ रेशियो है वो ऑटोमेटिक क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। और जब डेथ रेशियो ऑटोमेटिक जब डिक्रीज कर जाती है ना, तो मेमोरी क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, स्टोरेज बढ़ जाए। अब मेमोरी आपको गायब क्यों होती है? आपने मान लो कुछ पढ़ा, अच्छे से याद कर लिया, अब उसे पता चला ना कि 1 महीने तक आपने क्या किया? रिवाइज ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं, फिर वो क्या होगा? माइंड से गायब, बिल्कुल ब्लैंक। क्यों? क्योंकि जिस न्यूरॉन सेल में वो आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन स्टोर था ना, उसकी क्या हो गई? डेथ। और उसकी जब डेथ हो गई ना, तो वो नॉलेज भी साथ साथ क्या हो गया? फिनिश। तो इसीलिए जरूरी क्या है? और मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी बता रहे हो कि ये करना चाहिए, फिर कर। मेडिटेशन मतलब एक बैक नहीं करना चाहिए। इसके स्टेजेज होते हैं। पहला स्टेज आपका होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, वो होता है रिवोल्ट अगेंस्ट योर माइंड। अपने दिमाग के खिलाफ क्या कीजिए? विद्रोह। करना क्या है आपको? अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसके खिलाफ काम करना। जो आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही है ना, वो करो, और जो अच्छी लग रही है आपको मन को, वो मत करो। ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मेडिटेशन से इजी है। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? फास्ट, व्रत। ठीक है। अब चलो यहां से वापस आते हैं अपने जगह पे। अब यहां पे हम क्या देखिए, यहां पे हाइड्रोजन सेल का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन सेल के फॉर्मेशन के साथ ही साथ क्या होता है कि अब यहां पे कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, किस में? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है।
तो कभी कभी होगा कि कभी स्लोप कन्वर्जन होगा, कभी कभी होगा फास्ट कन्वर्जन होगा। तो जब फास्ट कन्वर्जन होगा, फास्ट कन्वर्जन, तो फास्ट कन्वर्जन में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और जब ज्यादा चीज जो है कि कोई भी चीज रिलीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह जो है कि सेल को तोड़ करके यहां से मान लीजिए यहां पे बड़े लेवल पे हाइड्रोजन और हीलियम का कन्वर्जन हुआ है ना, तो यहां से बड़े लेवल पे क्या निकलेगा, बड़े लेवल पे एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी निकलेगी तो किस फॉर्म में निकलेगी, वेव के फॉर्म में निकलेगी या फिर फ्लेम के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में निकलेगी एक तरीके से। और ये जब यहां पे आएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लेम में। किसमें, फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम नाम देते हैं क्या, क्या नाम देते हैं, सोलर फ्लेम। क्या नाम देते हैं, सोलर फ्लेम। इसके दो नाम हैं, सोलर फ्लेम या सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेम या सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेम या सोलर स्टॉर्म। ये निकली, सन के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। ये वेव क्या हुई, जो ओरिजिनेट हुई थी कोर में, वह कोर से जो है कि दोनों लेयर को तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए रिलीज हो गई कहां पे, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई तो अब यहां पे रोल आ जाएगा किसका, एस्केप वेलोसिटी का। और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे। हाँ, एस्केप वेलोसिटी मतलब वो स्पीड, जिस स्पीड पे किसी, अगर हम किसी भी वस्तु को अर्थ सरफेस से या किसी भी जो है कॉस्मिक बॉडी के सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करें, तो उस स्पीड से थ्रो करने के बाद वो वस्तु जो है कि उस प्लेनेट या जो भी आपका कॉस्मिक बॉडी है उसके एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में चला जाए, उसे ही क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11 हाँ लगभग यही है, हाँ लगभग यही है। 11 पॉइंट जो है कि 3 या कहीं कहीं 11.2 अलग अलग देता है, इसके वेलोसिटी होती है। अगर उस स्पीड से जो है ना कि आपने किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो वो क्या होगा, वो जो है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके चली जाएगी कहां, एटमॉस्फेयर में। तो अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी एस्केप वेलोसिटी है। अगर एस्केप वेलोसिटी को अगर ये सोलर फ्लेम अचीव कर लिया, यानी कि प्राप्त कर लिया तो ये एटमॉस्फेयर से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, बाहर। और अगर नहीं किया तो ये रिटर्न क्या होगी, रिटर्न वापस आ जाएगी। ये सोलर फ्लेम क्या होगी, रिटर्न आपकी वापस चली आएगी कहां पे, सन सरफेस पे, सन सरफेस पे रिटर्न वापस चली आएगी। अब जरा बताना, जो ये सोलर फ्लेम रिटर्न आई है सन सरफेस पे, इसका जो है कि टेम्परेचर कम होगा या सेम हो। जैसे इसका टेम्परेचर है, जो सोलर फ्लेम यहां से निकली है, इसका टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 6000 सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है। तो अब इस कंडीशन में सवाल यह है कि ये जो रिटर्न होने वाली सोलर फ्लेम है, उसका जो पार्ट है, यह जो है कि कम होगा या ज्यादा, इसका टेम्परेचर, हाँ कम होगा। यह जो है कि अलग अलग जो है कि वैल्यू देता है, अलग अलग वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। अब जब ये आएगा ना, तो यहां पे जब पड़ेगा तो इसका टेम्परेचर होगा कम, और इसका जब टेम्परेचर होगा कम तो यहां पे एक बनेगा क्या, काला धब्बा। क्या बनेगा, काला धब्बा। इसे कहते हैं सोलर फ्लेम या सोलर स्टॉर्म। स्टॉर्म हिंदी में कहते हैं सौर ज्वाला, सौर ज्वाला या सौर्य आंधी, आंधी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो बना है ये काला धब्बा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सन स्पॉट, सन स्पॉट।
या इसे बोलते हैं ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा। हिंदी में कहते हैं सौर कलंक, सौर कलंक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सौर कलंक, सौर कलंक बोलते हैं। और इसका टेम्परेचर कम होता है और इसका टेम्परेचर अलग अलग जो है कि वैरी करता है। अभी के लिए आप जान के मानिए, इसका एक्चुअली जो टेम्परेचर जान ही लेते 1500 से 1500 टू 4500 सेंटीग्रेड के आसपास जो है कि वैरी करता रहता है, कोई फिक्स नहीं है ना। हालांकि छोटे एग्जाम में देखेंगे ना, छोटे एग्जाम में जो रेलवे वगैरह है, चपरासी वगैरह है, या अदर जो है कि छोटे एग्जाम में जाएंगे तो छोटे एग्जाम में बस आपका इससे काम चल जाएगा, लेकिन बड़े एग्जाम में आपको टोटल पता होना चाहिए। ठीक है। अब जब कम है काला धब्बा बन गया, काला धब्बा बन गया, तो अभी एक पिक्चर वायरल हुई थी सन की कुछ दिन पहले, अप्रॉक्स 20 या लगभग 20-22 दिन हो गए। एक पिक्चर वायरल हुई थी सन की, सूर्य की। उसमें सन स्माइल करते हुए दिखा था। देखे थे? नहीं देखे? अरे कौन दुनिया में रहते हो। वहां पे सन को दिखाया गया था सन स्माइलिंग, जैसे इमोजी होता है ना स्माइल वाला आपके मोबाइल में, वैसे ही स्माइल करते हुए सन की जो है कि पिक्चर ली गई थी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। जब इस क्लास के बाद सर्च करना नेट पे सन स्माइलिंग, है ना, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो वहां पे इस तरीके की संरचना बनती है। अब यहां पे होती है कौन? हमारी प्यारी भूमि। कौन होती है? हम सबकी प्यारी भूमि। और ये होती है पागल। ये होती है कौन? पागल। कैसे कैसे होती है पागल, बताओ? घूमती रहती है। घूमने में पागल होने कौन सी बात है? एक्चुअली यह जो है ना, सूर्य की चमक देख कर ना इसकी आंखें चौंधिया जाती है। इसकी आंखों से सब कुछ गायब हो जाता है। दिखता है कि हाँ, सबसे ज्यादा एनर्जी यानी पैसा, एनर्जी मतलब ताकत, पैसा, पूरा एनर्जी इसी के पास है। हेड जो है कि पूरे सोलर सिस्टम के यही है, सब कुछ यही है, तो इसी के चारों तरफ घूमती रहती है। यहां से थोड़ा उल्टा बढ़ जा रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो। तो अब यहां पे क्या है? ये पृथ्वी घूमते घूमते सोचती रहती है ना, मन ही मन सोचती रहती है कि सब कुछ तो अच्छा अच्छा है इसके पास, काश एक बार इसके साथ गाना गाने और डांस करने का चांस मिल जाता, हाथ में हाथ डाल के मजा आ जाता फिर, है ना। तो इस कंडीशन में कहता है सूर्य कोई बात नहीं, हम भी यही चाह रहे हैं, आते हैं हम भी। हाथ बढ़ाता है सूर्य अपना, और जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो इसका मूड चेंज हो जाता है। कहता है कि ना, तो सूर्य कहता था कि हमें तो पहले से ही पता था कि तुम जो है ना बुला के धोखा दोगी। कैसे पता था तुमको? क्योंकि हमारे चंदा मामा ने बताया था कि बुलाती है पर जाने का नहीं, धोखा देगी, है ना। कहते कि नहीं कोई बात नहीं, आ गए हो तो थोड़ा सा काम कर दो, और थोड़ा सा काम क्या करो, हमारा मेकअप कर दो, हमारी सुंदरता बढ़ाने में ना थोड़ा सा हमारा सहयोग कर दो, सहयोग। तो सहयोग कर देते हैं, और सहयोग जब ये करते हैं ना, तो अर्थ के पोल पे देखेंगे, पोल साइड में, यहां पे देखेंगे, दोनों साइड में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर नहीं, ये कहिए कि फेनोमेना का जो है कि क्रिएशन होता है, जिसमें बहुत ही कह लीजिए कि अट्रैक्टिव लाइटिंग होती है। लाइटिंग बहुत ही अच्छी लाइटिंग होती है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो तुरंत क्लास के बाद सर्च कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। इजिली जो है कि नेट पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा लाइटिंग कि कैसे लाइटिंग होता है। बहुत ही अच्छी लाइटिंग होती है। उतनी खूबसूरत लाइटिंग ना आपके शादी में भी नहीं लगेगी,
आप आईएएस बन जाओगे तभी उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं लगेगी, याद रखना। बहुत ही गजब की लाइटिंग होती है। इस लाइटिंग को अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे ऑरोरा बोरियोलिस। नीचे वाला, नीचे देखेंगे ना, नीचे यहां पे नीचे यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में एक जो है कि कॉन्टिनेंट है सबसे छोटा सा। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है बताओ जल्दी? अरोरा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा कि साउथ के तरफ यानी साउथ पोल पे जो बनता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और इसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं सुमेरु ज्योति। ऊपर वाले को बोलते हैं सुमेरु ज्योति, सुमेरु ज्योति। इसे कहते हैं कुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ये जो एटमॉस्फियर है, अर्थ का जो एटमॉस्फियर है, तो एटमॉस्फियर है तो वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में फ्रिक्शन होता है? हाँ, ये जो फ्लेम है और जो आपका एटमॉस्फियर है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। और जब भी दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, घर्षण, रगड़, तो क्या होगा बताओ? तीन चीजें होंगी। पहला, उष्मा रिलीज होगी, उष्मा, हिट। अपने हाथ को रगड़ के देख लो, जब ठंडी लगती है आपको जोर से, तगड़ी वाली, हाथ रगड़ते हो थोड़ा सा वार्म फील होता है, उष्मा थोड़ा सा क्या हुआ? रिलीज हुआ। ठीक है, साथ ही साथ चार्ज ओरिजिनेट होता है। और क्या होता है? साथ ही साथ आपका साउंड ओरिजिनेट होता है। किसी भी चीज में जो है कि जब भी रफ करोगे तो क्या होगा? साउंड ओरिजिनेट होगा। तो यहां पे एक साउंड ओरिजिनेट होता है, उसे कहते हैं विसल या विस्लर। क्या कहते हैं? विस्लर, सीटी, सीटी कहते हैं, विस्लर। किसके 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 बीच में? सोलर फ्लेम और एटमॉस्फियर, इन्वायरमेंट नहीं, एटमॉस्फियर। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चलते हैं जल्दी से आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये पूरी प्रोसेस हो गई। पूरी प्रोसेस में अब देखा जाए तो एक चीज है, क्या क्या चीज है? अब एक चीज ये है कि ये जो पूरा जो सन है ना, सन, अब यहां पे आ जाते हैं। ये छोटा सा ये बना हुआ है, यहीं पे कर लेते हैं इसको, अलग से नहीं कोई डायग्राम बनाते हैं। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा, अब इसको पकड़ते हैं सोलर स्पॉट को। सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट का फॉर्मेशन कहां पे बिगेस्ट होगा और कहां पे स्मॉल होगा बताइए? ये पूरा आपका एंगल है, एक पार्ट है, इसमें कहां पे आपका सोलर जो है कि स्पॉट का फॉर्मेशन बड़ा यानी कि बड़े सोलर स्पॉट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बड़े सौर कलंक का फॉर्मेशन होगा, और कहां पे छोटे सौर कलंक का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे देखेंगे ना, तो अप्रॉक्स 45 डिग्री के एंगल तक, 45 डिग्री के एंगल तक, कहां तक? 45 डिग्री के एंगल तक देखेंगे यहां पर, तो 45 डिग्री के एंगल तक देखेंगे तो यहीं तक सोलर स्पॉट बनता है, इसके ऊपर सोलर स्पॉट नहीं बनता। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सोलर स्पॉट बनता है वो बनता है सन के इक्वेटर के पास। कहां पे? सन के इक्वेटर के पास। और जैसे जैसे 45 डिग्री की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है ना सोलर स्पॉट की साइज छोटी होती चली जाएगी।
छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका सन का इक्वेटर है। सन का क्या है? इक्वेटर। सन का इक्वेटर। तो जब सन के इक्वेटर से हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो 45 डिग्री के एंगल तक क्या होता है? सोलर स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, और 45 डिग्री के एंगल पे सबसे स्मॉलेस्ट सोलर स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, और उससे नीचे जो है कि इक्वेटर पे सबसे बिगेस्ट सोलर स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। और यहां से एक बार यहां तक जाने में 5.5 साल, और यहां से फिर रिटर्न आने में एक बार 5.5 साल। टोटल कितने हो गए? 11 ईयर्स। कितने हो गए? 11 साल। और ये जो घटना है इसे कहते हैं एक साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी इक्वेटर से सोलर स्पॉट बनना स्टार्ट किया और गया कहां? 45 डिग्री के एंगल तक, और वहां तक गया, और वहां से फिर रिटर्न आया कहां पे? सन के इक्वेटर पे। तो इस तरीके से 1 साइकिल क्या हो गई? 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। कितनी साइकिल? 1 सोलर साइकिल। एक सौर्य कलंक चक्र, एक सोलर स्पॉट साइकिल, 1 सोलर स्पॉट साइकिल। एसएससी अरे कंप्लीट हो गई। और जैसे 1 सोलर स्पॉट साइकिल कंप्लीट हुई ना, इसमें टाइम कितना लगा? 11 ईयर। कितना लगा? 11 ईयर। ठीक है, 11 ईयर टाइम लग गया। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, एक और टर्म यूज किया जाता है, 1 सोलर इवेंट। 1 सोलर इवेंट, एक सोलर इवेंट। और एक सोलर इवेंट इज इक्वल टू 100 सोलर स्पॉट साइकिल्स। 100 सोलर स्पॉट साइकिल। तो अब सवाल यह है कि इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? 1100 ईयर। ये कई बार जो है कि एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है आपसे। ईयर। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है। तो अब हमने क्या क्या देख लिया? लेयर कितनी है? 3 है ना। जब ह्यूज लेवल पे हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में तो क्या निकलता है? सोलर फ्लेम निकलती है। सोलर फ्लेम अगर रिवर्स आ गई सन सरफेस पे तो किसका फॉर्मेशन करेगी? ब्लैक स्पॉट या सोलर स्पॉट का। और अगर वो एटमॉस्फेयर से स्पेस में रिलीज हो गई तो उसे क्या नाम देते हैं? सोलर फ्लेम या सोलर स्टॉर्म। और जब ये सोलर स्टॉर्म जो है कि हिट करती है, हिट करने को ट्राई करती है किसे? अर्थ को, तो हिट नहीं कर पाता। क्यों? ड्यू टू द डेंस एटमॉस्फेयर। जो है कि बहुत घना वायुमंडल है, घने वायुमंडल के कारण क्या होता है? हिट नहीं कर पाता है। तो सोलर फ्लेम से एक्चुअली देखा जाए तो सोलर फ्लेम से डायरेक्टली कोई जो है ना, यहां पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली कोई सोलर फ्लेम से डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट अर्थ पे पड़ेगा? एक तो इंपैक्ट हमने देख लिया कि फॉर्मेशन होता है किसका? बोरियोलिस का या अरोरा का। हिंदी में बोलते हैं अरोरा, इंग्लिश में भी अरोरा ही बोलते हैं। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस ये बनता है। तो इसमें जो है कि ये इफेक्ट तो देख लिया गया, लेकिन बाकी और क्या इफेक्ट कोई पड़ सकता है? हाँ, कनेक्टिविटी पे पड़ता है। जैसे एक्चुअली अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि हम बात कर रहे हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की।
एटमॉस्फेयर ही तो है जो सोलर फ्लेम से क्या करती है और अल्ट्रावायलेट जो वेव्स हैं उससे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, और अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी जो है कि आपके लिविंग बीइंग है, सबको प्रोटेक्शन देती है। अब समझिए कि उसके बावजूद जो है कि जून वगैरह जुलाई वगैरह का जो मंथ होता है, इसमें जो है कि दोपहर में मिड जो है कि नून में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए धूप में तो हालत क्या हो जाएगी, खराब। मॉइस्चर लगा के निकलना पड़ता है, फिर मॉइस्चर लगा के, या तो क्या हैंड ग्लव्स लगा के कि जले ना, स्किन क्या हो, जले नहीं। अगर डायरेक्ट अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता और फिर सोलर फ्लेम हिट करती अर्थ को, तो वैसे भी 2030 में पहले से साइंटिस्टों ने जो है कि अनाउंस कर दिया है कि हीट वेव आने वाली है, कहां, भारत में। ठीक है, हीट वेव आने वाली, पता नहीं चाहते कहां है भगवान। ऊपर से जोशीमठ को जो है कि टपका रहे हैं नीचे, और इधर से हीट वेव लेके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन में फ्लड लेके आए थे, बाढ़, कुछ ना कुछ लेते आ रहे हैं। अब से सबसे खतरनाक चीज लेके आए थे क्या बोलते हैं, कोरोना। अभी चाइना का हालत देखिए, हालत खराब है, और चाइना का हालत कुछ दिनों तक अब खराब ही रहेगा। उसके कई सारे कारण हैं, फिर कभी देखा जाएगा। हाँ चलिए आगे, किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे। हाँ, डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं, जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं, रिसर्च से रिलेटेड जो है कि सैटेलाइट्स हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड जो सैटेलाइट्स हैं, वह उपग्रह क्या है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही तो सेट है, बाहर ऑर्बिट में। और वहां से जब सोलर फ्लेम जब उनको हिट करती है ना, तो उसमें अगर कोई डिस्ट्रक्शन आया थोड़ा सा माइनर भी, तो आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। बैंकिंग फैसिलिटी जो है कि आप देखते हो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सर्वर डाउन है, बैंक का प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो है कि प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर जो आपके रेडियो जो है कि रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, जो आपके टेलीविजन ब्रॉडकास्टर हैं, उनको जो है कि प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है कि देखने को मिलती है। बाकी इसको कहेंगे तो कल थोड़ा सा जो है कि इसमें जो 2-4 चीजें हैं उसको हम आपको लिखवा देंगे। इसमें क्या क्या लिखेंगे आप लोग बताइए फटाफट, जो लिखना चाहते हैं बोलिए, फटाफट बोलें। आगे हेडिंग बना लिए। फिर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सन, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सन। ठीक है, अब आउटर स्ट्रक्चर सन में देखते हैं, तो यहां पे भी हमें 3 जो है कि 3 स्तर आसानी से देखने को मिलते हैं। 3 स्तर आसानी से देखने को मिलते हैं। यहां पे भी 3 लेयर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये सन का पार्ट देखने को मिलता है। रेड वाला पार्ट, जो रेड नहीं एक्चुअली ऑरेंज कलर में हमें देखने को मिलता है, ऑरेंज कलर में। इसे हमने क्या नाम दिया है, सन को। सन क्या है, स्टार है। तो हम इसे स्टार ही क्यों नहीं बोलते हैं, सन बोलने की क्या जरूरत है। बहुत सारे हैं तो उससे क्या लेना देना, ये भी एक स्टार है, बात खत्म हो गई। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे सबसे करीब होता है ना, करीब, जैसे इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो ना, इंग्लिश पढ़ते हो, तो इंग्लिश पढ़ते हो तो सबके घर के लिए यूज करते हो क्या, हाउस, अपने घर के लिए होम। यानी कि जो अपना है, जो हमारे करीब है, उसके लिए हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उसे ट्रीट करते हैं, स्पेशली जो है कि ट्रीट करते हैं, उसे स्पेशल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ जो है कि अलग करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहां पे वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये स्टार ही है ना, लेकिन इसे अच्छा फील कराने के लिए एक नाम दे दिया, क्या, सन।
ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, दूसरी लेयर आती है, दूसरी लेयर, इसके बाद जस्ट जो है कि दूसरी लेयर एक आती है पतली सी, ज्यादा जो है किया है नहीं, एक ये लेयर आती है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी लेयर आती है, थर्ड लेयर, इसे कहते हैं, जो रेड है, जो रेड दिखता है, इसे कहते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, यह है आपका क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल, वर्णमंडल। ठीक है, यह है आपका तीसरा, इसे कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना, कोरोना। हिंदी में कहते हैं किरीट, हिंदी में क्या कहते हैं? किरीट, हिंदी में कहते हैं किरीट। इसमें देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका है 6000 सेंटीग्रेड, इसका देखेंगे तो 27 लाख सेंटीग्रेड। बाह्य का जो है कि सबसे ज्यादा होता है, इसका देखेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अर्थ से जो हम सन का जिस पार्ट को विजुअल, यानी कि जो अर्थ से विजुअल है सन का पार्ट, वो कौन सा पार्ट है इन तीनों में से? किस पार्ट को हम अर्थ से जो है कि देख सकते हैं? 3200, सॉरी 32,000। ये सेकेंड लेयर है ना, ये सेकेंड लेयर है एक्चुअली, ये सेकेंड लेयर है क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, ये अंदर वाला 6000 ही बस है, सरफेस का टेम्परेचर कम है, सबसे कम। अर्थ जो है कि सूर्य पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अगर टेम्परेचर कहीं है सूर्य का, तो सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर जो है कि सबसे कम है। उसके बाद अगर जैसे जैसे आप कोर की तरफ इंटर करेंगे, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली जो है कि इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा अंदर है कोर में, सबसे ज्यादा 15 लाख के आसपास है, 15 लाख कह रहे हैं, सॉरी 15 करोड़ के आसपास है। नहीं 3200 नहीं, 32,000। ठीक है, ये आपका जो है कि 27 लाख है। सबसे ज्यादा जो है कि टेम्परेचर है किरीट का, सबसे ज्यादा। सब ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है कहां? कोर का। किसका मैक्सिमम टेम्परेचर है? किसका? कोर का। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम जो है कि टेम्परेचर है किरीट का, यानी कि कोरोना का। ठीक है, अब जो है कि जो हम अर्थ से विजुअल करते हैं, जो हमें दिखाई देता है अर्थ से, पृथ्वी से, वो क्या है? फोटोस्फीयर। वी कैन इजिली सी द फोटोस्फीयर फ्रॉम द अर्थ, है ना। अर्थ से हम आसानी से जो देख पाते हैं सूर्य का, वो कौन सा भाग है? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और ये जो है कि किरीट या कोरोना, इसे बोलते हैं, इसे दो टर्म और देते हैं, और दोनों टर्म जो है कि पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, और हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। वो है आपका, इसे एक तो टर्म देते हैं क्राउन ऑफ द सन। किसे? कोरोना को
क्राउन ऑफ द सन, सूर्य का मुकुट, क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट, क्राउन ऑफ द सन, क्राउन ऑफ द सन। कोरोना इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन ऑफ द सन, क्राउन ऑफ द सन। और दूसरा टर्म देते हैं, दूसरा जो है कि टर्म देते हैं इसे डायमंड रिंग ऑफ द सन। कोरोना इज ऑल्सो कॉल्ड डायमंड रिंग ऑफ द सन। कोरोना को सूर्य का हीरक वलय भी कहते हैं, हीरक वलय, हिंदी में कहते हैं हीरक वलय, हीरक वलय। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो किसी को अता पता नहीं लगा कि यह किस सब्जेक्ट का प्रश्न है। हीरक वलय पता नहीं क्या है, कौन सी बला है। इंग्लिश तो पढ़ो तो फिर भी समझ में आ जाएगा, डायमंड रिंग कुछ समझ में आ जाएगा, हिंदी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं किसकी, किरीट की। किरीट विजुअल कब होता है, इसे देखा कब जा सकता है, विजुअल कब होगा, तो एट द टाइम ऑफ किरीट इजिली सीन एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। किरीट को आसानी से सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, आसानी से सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। अब एक चीज और जो है कि बच गया इसमें, वो है मैग्नेटिक आर्क। क्या है, मैग्नेटिक आर्क, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, चुंबकीय झंझावात। अरे शायद जो भी है चुंबकीय झंझावात ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी है देख लेना अपना भी है, आप थोड़ा सा हिंदी में भूल रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक आर्क, मैग्नेटिक आर्क। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो ब्लैक स्पॉट बना था ना, कहां पे, सन पे, सन पे ब्लैक स्पॉट जो बना था, वो हमेशा जो है कि उससे एक जो है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना, तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगा नॉर्थ पोल की तरफ। कहां होगा, नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। तो जब हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो इसीलिए अर्थ पे जब देखते हैं तो जब भी कंपास की जो सुई है वो हमेशा जाके कहां पे रुकती है, नॉर्थ पोल की तरफ। और इसी को कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक आर्क। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ किसके थ्रू, ब्लैक स्पॉट के थ्रू, तो वो मूव कर जाता है कहां, नॉर्थ पोल की तरफ। और नॉर्थ पोल की तरफ जैसे मूव करता है तो उसी के वजह से जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि कंपास की जो सुई है, नीडल है, वो हमेशा जो है कि इंडिकेट करती है प्राइमरी लेवल में कहां, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, बाकी इसको कहेंगे तो कल जो है कि थोड़ा सा शब्दों में लिखवा देंगे। अब बाकी यहां पे क्लास इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से कल जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा क्या, सोलर सिस्टम।